हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुलदीप सिंघल। आज के इस वीडियो में हम एमटीजी का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। इस सैम्पल पेपर में हम एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। लॉन्ग वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। ये एमसीक्यू बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वन वन मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो इसी वीडियो में से आएगा। मैं आपको जो ये एमसीक्यू है ये शॉर्ट ट्रिक प्लस लॉजिक के साथ ही समझाऊंगा। तो आइए आज एमटीजी का सैंपल पेपर नंबर 5 करते हैं और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3। तो हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है कॉट इनवर्स -1/√3 की। तो कैसे निकलेगा ये? जैसा कि आपको पता होगा, कॉस इनवर्स -x, सेक इनवर्स -x और कॉट इनवर्स -x के अंदर हम क्या सॉल्व करते हैं? जैसे ये है हमारे पास, तो इसे हम सॉल्व करते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स x को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो ये लिख रहा है यहाँ पर पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3 हम इसको लिख सकते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा पाई माइनस, अब कॉट इनवर्स 1/√3 कहां पर होता है? ये होता है हमारे पास पाई अपॉन 3 पर। तो इसका हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आएगा कितना? 3। ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई और सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 पाई अपॉन 3। अब ये हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारे पास दो मैट्रिक्स इक्वल गिवन है। तो जब दो मैट्रिक्स इक्वल गिवन होती हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन के अंदर, इसका हमने फर्स्ट एलिमेंट लिया x प्लस वाई और इस मैट्रिक्स का एलिमेंट लिया हमने 4। इसमें हमने एलिमेंट लिया x माइनस वाई और इसमें से लिया हमने कौन सा एलिमेंट? 0। एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इनको ऐड करेंगे तो आएगा ये 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 4। तो x की जो वैल्यू आएगी हमारे पास आएगी 2। अगर हम x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दें यहाँ पर तो ये हो जाएगा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और सॉल्व करने पर आ जाएगा 4 माइनस 2 मतलब 2। तो सिर्फ इन्हीं दोनों ऑप्शन से अगर हम देखना चाहें तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। दो मैट्रिक्स है, दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम है, आर सेट टू बी इक्वल। दो मैट्रिक्स को हम इक्वल कब कहते हैं? अभी जैसे कि ऊपर क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे? इक्वल। तो यहाँ पर पहला पहला ऑप्शन ही है कि इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए? मैट्रिक्स के इक्वल होने चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात आती है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास लिखा हुआ है इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो ये हमें पता होना चाहिए कि उसका जो एरिया है वो किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। तो यहाँ पर हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है, तो हम क्या करते हैं इनका एरिया निकालते हैं। और एरिया किस तरह से निकलता है? सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट की सहायता से 2 माइनस 3। इसके बाद है k -1 0 4 और लास्ट में हम क्या लिख देते हैं? 1 1 1। इसको किसके बराबर रखेंगे? 0। ये हमारे पास एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। 2 तो इधर जाकर क्या हो जाएगा? 0। तो हम यहाँ लिख देते हैं 0 इंटू 2। अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं और k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर है, सबसे पहले 2 है, 2 जिस रो और कॉलम में आ रहा है उनको हमने डिलीट किया। हमारे पास आएगा -1 -4। ये जो माइनस का 3 ऐसे लिखते हैं हम +3। ये हो जाएगा सॉल्व होके k आएगा और माइनस में 0। इसके बाद आएगा +1। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ भी 4k। और जो ये हमने लिखा है इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं, यहाँ से ये हट गया। इज इक्वल टू है कितना था? 0 इंटू 2। सॉल्व करेंगे -5 इंटू 2 ये हो जाएगा माइनस का 10 प्लस 3k प्लस 4k इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करेंगे इसको
तो ये आ जाएगा हमारे पास 7k इज इक्वल टू -10 है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा +10, और k की जो वैल्यू आएगी ये आएगी 10/7 आ जाएगी हमारे पास। अब k की तो वैल्यू आ गई 10/7, लेकिन यहाँ पर हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है 4k की। तो 4k की वैल्यू निकालनी है तो हम लिखेंगे 4, और k की वैल्यू आई है 10/7। इसका मतलब ये हो जाएगा 40/7। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर है डी। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास गिवन है। इस क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर एक मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, 1 -2 4 3। ये मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर हमें क्या निकालना है? सम ऑफ कोफैक्टर्स, इसके कोफैक्टर्स का सम। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लेते हैं डायरेक्ट। कोफैक्टर मैट्रिक्स किस तरह से निकलेगी? सबसे पहले जो ये प्रिंसिपल डायगोनल है इसके एलिमेंट्स को हम इंटरचेंज करेंगे। इसके बाद जो दूसरी डायगोनल है इसके साइन चेंज कर देंगे। अब जो ये एलिमेंट्स आए हैं इनका हमें सम चाहिएगा। 3 + 2 -4 + 1, तो ये हो जाएगा 3 2 5, 5 - 4 1, और 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो ये देखिए, जहां पर हमें लगता है कि कोई शॉर्ट ट्रिक अपनाने की जरूरत है तो उन क्वेश्चंस में तो हम शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास लिखा हुआ है एक कि 1 -2 4 3। ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स में जो कोफैक्टर्स हैं उनका हमें सम निकालना है। तो हम सम किस तरह से निकालेंगे? सबसे पहले हम एक कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स। अभी कोफैक्टर मैट्रिक्स किस तरह से बनती है? सबसे पहले जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है उनको आपस में हम इंटरचेंज कर देंगे, और जो दो एलिमेंट हमारे पास बच गए हैं इनके हम साइन चेंज कर देंगे। तो ये तो बन गई कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब इसका क्या करना है? हमें प्लस करना है, इन सबका सम चाहिए ना हमें। तो ये देखो 3 + 2 5, 5 - 4 कितना होगा 1, और 1 + 1 हो जाएगा हमारे पास 2। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन में लिखा हुआ है राइट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू हमें निकालनी है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो ये देखो p की हम p से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा p² माइनस p-1 की p+1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास p² -1। थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा p² माइनस p², और ये हो जाएगा +1। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास +1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। fx हमारे पास है x³ इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 2। x की वैल्यू 2 पर ये कॉन्टिन्यूअस है। हमें सिर्फ f2 की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पर सिंपल कुछ भी नहीं करना, x की जगह सिर्फ हमें यहाँ पर 2 पुट कर देना है, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8। कितना आसान क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिख रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ log 3x² + 2x + 1। तो log का डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या होता है, 1/x। x की जगह यहां पर गिवन है 3x² + 2x + 1। ये तो हो गया log का डेरिवेटिव। अब हमें डिफरेंशिएशन करना है 3x² + 2x + 1 का। तो ये तो ऐसे ही आएगा 3x² + 2x + 1। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका होता है 6x + 2x का हो जाएगा 2। 2 इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। इसमें से जब हम 2 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 3x + 1 अपॉन 3x² + 2x + 1। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। सबसे पहले 6th का ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, 7th का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 8th के लिए जो ऑप्शन होगा ये हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी। ये हमारे पास करेक्ट होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है द फंक्शन f(x) = cot इनवर्स x + x इंक्रीजेज इन द इंटरवल। तो ये कहां पर इंक्रीजिंग होगा? तो हम क्या करेंगे, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे
और डिफरेंशिएशन जहां पर पॉजिटिव आएगा इसमें, वहां पर ये क्या होगा, इंक्रीजिंग। अब कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और एक्स का डिफरेंशिएशन आता है 1। तो आइए इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा इसका 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ऊपर आएगा -1 प्लस, और इधर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। 1 से 1 कैंसिल होगा तो आंसर आएगा एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब ये देखिए ऊपर क्या है, एक्स स्क्वेयर है, और एक्स स्क्वेयर तो हमेशा ही कैसी वैल्यू रहता है, पॉजिटिव। नीचे भी एक्स स्क्वेयर है, ये भी पॉजिटिव रहेगा। +1 में पॉजिटिव ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन है ये तो हर वैल्यू पर कैसा ही रहने वाला है, पॉजिटिव। तो इसके लिए जो ऑप्शन बनेगा हमारे पास, बनेगा ऑप्शन नंबर डी, कि हम -∞ से +∞ तक इसमें कोई भी वैल्यू रख दो, ये वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव आने वाली है। इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत से बच्चे इसको गलत करके आएंगे। इसमें कैसे गलत करेंगे, तो आइए बताते हैं। जैसे यहाँ लिख रहा है dy/dx, ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर स्क्वायर रूट है, यहाँ पर मैक्सिमम डेरिवेटिव तो क्या दिया हुआ है, dy/dx दोनों तरफ 1 है, तो इसका मतलब जो इसका जो ऑर्डर आएगा वो तो 1 हो जाएगा। लेकिन बात आती है इसकी डिग्री की। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, बहुत से बच्चे सोचेंगे यहाँ पर 2 लेंगे तो ये 2 से ये पावर कैंसिल हो जाएगी 1, तो बहुत से बच्चे इसको क्या लगा के आएंगे, ऑप्शन 1,1, मतलब ऑर्डर भी 1 और डिग्री भी 1। लेकिन इसकी जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि यहाँ पर कहीं भी फ्रैक्शन में पावर नहीं होनी चाहिए। मतलब हम सबसे पहले स्क्वायर रूट को हटाएंगे यहाँ से, किस तरह से हटेगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर कर। अगर हम यहाँ पर स्क्वेयरिंग करते हैं तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये आएगा 1 प्लस dy/dx और इसका स्क्वायर। तो देखो दोनों तरफ ही dy/dx की जो पावर है वो 2 गिवन है, तो इसलिए इसकी जो डिग्री आएगी वो भी क्या आएगी, 2। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पर लिखा हुआ है 2/x² का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो 2 तो हमने ऐसे ही लिखा, ये जो x² डिवाइड में है हम सबसे पहले इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको लिखेंगे -2। 2 हमने बाहर लिया, और जो ये x की पावर -2 है इसमें हमने 1 ऐड किया, इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये आएगा -1, और इस -1 से ही हम करेंगे डिवाइड, और प्लस में क्या लगाएंगे, c। ये हो जाएगा -2, ये जो माइनस है ये 2 के आगे चला गया, और ये जो पावर -1 है ना, इसको हम कहाँ लेके आएंगे, अपॉन में, ये हो जाएगा इस तरह से। तो ये ऑप्शन देखते हैं -2/x + c, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 10th में ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 12th देखते हैं, ये भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा हुआ है x+1/x⁴ तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको तोड़ेंगे। x के अपॉन में लिखेंगे x⁴ 1/2 प्लस 1 के अपॉन में भी हम लिखेंगे x⁴ 1/2 और इसका इंटीग्रेशन। अब जैसा कि पता है यहाँ पर x⁴ 1 है और इधर x⁴ हाफ है, तो 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो ऊपर बचेगी पावर हाफ। अब ये नीचे लिखा हुआ है x⁴ 1/2, ये भी ऊपर जाएगा तो इसकी भी पावर क्या हो जाएगी, -1/2। अब इंटीग्रेशन करना है सीधा सीधा सा। इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, पावर में 1 प्लस करते हैं, जैसा कि यहाँ पर है 1/2, इसमें अगर हम 1 प्लस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3/2, और 3/2 से डिवाइड करेंगे तो जो नीचे 2 आने वाला था वो कहां चला जाएगा, ऊपर। इसी तरह से यहां पर 1 ऐड करेंगे, जब इधर 1 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा +1/2, और इससे भी डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, इसमें हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का। तो क्वेश्चन नंबर 13 में दो वेक्टर्स जो दे रखे हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा ijk, फिर इधर 1 3 -2 -1 0 और 3।
तो हम इसका क्या निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। कैसे निकलेगा, सबसे पहले लिखा आई, ये हो जाएगा कितना 9 माइनस 0, फिर है माइनस जे, ये हो जाएगा कितना 3 प्लस, प्लस नहीं आएगा, ये आएगा माइनस का 6, 3 माइनस 6, 6 भी नहीं आएगा, क्यों गलती हो रही है पता नहीं, 3 माइनस 2, और ये आएगा प्लस का के, ये हो जाएगा 0 प्लस 3, 0 प्लस 3। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9i माइनस जे, और ये हो जाएगा प्लस का 3k। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड किस तरह से निकलेगा, मैग्नीट्यूड आएगा कितना 81 प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 9, तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 91। तो इसका जो 13th का जो ऑप्शन आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 14th देखते हैं। एक लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशियोज हैं 2 -1 -2, और इसके डायरेक्शन कोसाइन निकाल रहे हैं। तो देखो जहां पर भी ये लिखा हो 2 -1 2, वो हमारा आंसर होने वाला है। देखो कहां पर है 2 -1 -2, देखो ये रहा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन करेंगे कैसे, हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। इसका भी किस तरह से निकलेगा, पहले 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर, ये आएगा √9, मतलब कितना हो जाएगा 3। तो ये जो डायरेक्शन रेशियोज थे रे, इन सभी को हम किससे डिवाइड कर देते हैं, मैग्नीट्यूड मतलब 3 से, तो इसके ये क्या बन जाते हैं, इसके डायरेक्शन कोसाइन। ये तो ऑप्शन हमने पहले ही देखते बता दिया था। अब कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास है 15। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 4 के बराबर है, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड 2 के बराबर है। हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। तो इसके लिए हम एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे, ये है ए क्रॉस बी स्क्वायर, ए डॉट बी स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर के बराबर ये होती है। तो वैल्यूज हमारे पास गिवन है, सबसे पहले तो ए क्रॉस बी लिख लेते हैं, यहाँ कितना आएगा 4 का स्क्वायर, ए डॉट बी हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर और ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर ही तो हमें निकालना है। तो देखो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 4, कितना आ जाएगा ये 20। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ लिखा हुआ है कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन। जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, ये जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं किसी फिजिबल रीजन के, वो हमें क्या देते हैं, ये तो हमें सॉल्यूशन देते हैं। कॉर्नर पॉइंट से तो हम सॉल्यूशन निकालते हैं, तो यहाँ पर सॉल्यूशन वाला एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन ए है। इसमें लिखा हुआ है ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी, जबकि यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट्स और गिवन है ऑप्शन। इस कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है कंडीशंस, जो इक्वेशन नहीं दी होती ये वाली, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं कॉन्स्टेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। 18th में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, बी गिवन है, इंटरसेक्शन गिवन है, और हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। तो इसके लिए तो सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की हमारे पास गिवन है 4/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 9/13। अगर हम 13 से 13 को कैंसिल करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/9, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन नंबर 17 था, ये हमने अभी छोड़ दिया था क्योंकि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो पढ़ते हैं। एवरी एलपीपी हैज एटलीस्ट वन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जितनी भी एलपीपी होती हैं, लीनियर प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग होती हैं, उनके कम से कम एक से ज्यादा सॉल्यूशन होते हैं, मतलब एक से ज्यादा सॉल्यूशन होते हैं हमेशा ही, ऐसा तो ये नहीं है। जब भी हम सॉल्व करते हैं तो जो जेड की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आती है वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर आती है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा पॉइंट पे आ जाए, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है कि हमेशा ही
कि जितनी भी एलपीपी हम सॉल्व करते हैं उनमें जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आता है वो एक से ज्यादा पॉइंट पर आता है। ये बात क्या है, बिल्कुल गलत है। एवरी एलपीपी हैज यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन, और ये भी बात गलत है कि सभी का जो सॉल्यूशन होता है वो हमेशा यूनिक, यूनिक मतलब सिंगल होता है। यहाँ पर तो कह रहे थे सभी का एक से ज्यादा होता है, यहाँ कह रहे हैं सभी का एक होता है। तो दोनों ही बातें गलत हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कभी एक भी होता है और कभी एक से ज्यादा भी होता है। तो ये हमेशा के लिए नहीं है, एवरी के लिए नहीं आएगा ये। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। इसमें लिखा हुआ है इफ एन एलपीपी हैज टू ऑप्टिमल सॉल्यूशन, अगर एक एलपीपी में दो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होते हैं, देन इट हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अगर एक एलपी में दो पॉइंट हमारे पास आ जाते हैं, दो पॉइंट जिन पर क्या होता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है, तो उनसे मिलने वाली जो लाइन होती है उस पर जितने भी पॉइंट होते हैं वो सारे ही हमारे लिए क्या कहलाएंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाएंगे। तो इसका मतलब वहां पर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है। जैसा कि मानकर चलो कि हमारे पास कोई दो पॉइंट आ गए, एक पॉइंट ये आ गया और एक पॉइंट ये आ गया, दोनों पर ही क्या है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो इससे मिलने वाली जो लाइन है, इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उतने ही हमारे लिए क्या होंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन होंगे। तो इसलिए उसका जो ऑप्शन नंबर जो सी था वो हमारे लिए करेक्ट है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे।